Welcome to the fourth part of Chapter 7 Lenses, Science 1 of Class 10th State Board. दोस्तों ये वीडियो को थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि इसके कुछ रीजंस थे कि जो ये टॉपिक इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा कुछ, और मैं चाहता था कि और ज़्यादा आपको जितना हो सके टेक्स्ट बुक के अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स देने की कोशिश करूं और बहुत ज़्यादा डीप में साइंस को समझाने की कोशिश करूं कि क्या कंसेप्ट है, क्या चीज़ें हैं। तो वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में इसको स्टडी किया है और बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बिना वेस्ट किए किसी टाइम को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 4 चीज़ें देखने वाले हैं फिर से। तो सबसे पहला रहेगा हमारा अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये 4 चीज़ें रहेगी इसमें। तो ये थोड़ा एप्लीकेटिव पार्ट है। यूज जो भी चीज़ें हमने आज इस चैप्टर अभी तक इस 3 पार्ट में हमने सीखी है तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उसको देख लीजिए, वो चीज़ें बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेगी। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये वीडियो समझ जाए किसी न किसी तरीके से, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। फिर भी बेसिक चीज़ें देख लीजिए एक बार वीडियो, जो पार्ट 2 है पार्ट 3 है वो 2 चीज़ें आप एक बार देख लीजिए वीडियो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपरेंट मतलब एक हमको इल्यूजन होता है किसी चीज़ का कि किसी साइज का कि भाई कोई चीज़ छोटी बड़ी क्यों है। जैसे कोई एक ही साइज की चीज़ यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, ये जो ट्री है यहाँ पर इसकी साइज एक जैसी है, दोनों भी ट्रीज जो है वो एक ही साइज के है बट हमको दिख वो अलग अलग रहे हैं। दोनों एक ही साइज के हैं, दिख वो अलग रहे हैं क्योंकि वो हमारी आंख से अलग अलग डिस्टेंस पर है। और अलग अलग डिस्टेंस पर होने की वजह से, क्योंकि ये वर्टिकल है दोनों भी, तो ये क्या करते हैं ट्राइंगल बनाएंगे तो ये अलग अलग एंगल सस्टेन करेंगे। मतलब एक ही साइज की 2 चीज़ें हैं, दोनों की सेम साइज है और वो क्या कर रहे हैं, 2 अलग अलग एंगल हमारी आई पर सस्टेन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको एक इल्यूजन होता है कि वो दोनों चीज़ों की साइज अलग अलग है। मतलब जिस चीज़ का एंगल छोटा होगा वो चीज़ हमको छोटी दिखेगी, मतलब दूर की चीज़ें हमको छोटी दिखती है और वही चीज़ जब पास आ जाती है तो हम बड़ा एंगल सस्टेन कर पाते हैं और उसको वो चीज़ हमको बड़ी दिखती है। हालांकि एक्चुअल में दोनों की साइज क्या है, सेम है। तो इस इल्यूजन को हम बोलते हैं अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके बारे में ज्यादा कुछ आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अप्लाई करने की कोशिश की कि प्रैक्टिकल फील्ड में इसका एप्लीकेशन क्या है। हम साइंस पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना कि इसको अप्लाई क्या करना है, यूज कहाँ करना है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि भाई इसको हम यूज कहाँ करते हैं, क्या चीज करते हैं। तो जैसे इसमें 2-3 एप्लीकेशन है। एक तो हम अगर अर्थ पर बात करें तो अगर कोई दूर से कोई चीज़ है, कोई जिसका मतलब जो चीज़ का हमको हाइट नहीं पता है, अगर हमको किसी चीज़ का हाइट पता करना है, उसका साइज पता करना है, कोई बहुत दूर से चीज़ है, सपोज यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक ट्री, इस ट्री की जगह पर कोई एक माउंटेन है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर मतलब 500 मीटर्स दूर है, मुझे उसका हाइट नहीं पता है। तो अब क्या करना है, हमको पता होना चाहिए कि हम ये एंगल जो सस्टेन कर रहे हैं वो एंगल कितना है और डिस्टेंस पता होना चाहिए हमारी आंखों के बीच में और उस माउंटेन या कोई भी ऑब्जेक्ट हो अर्थ पर उसके बीच में हमको अगर डिस्टेंस पता है तो हम उसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अ फॉर्मूला। यही तरीका हम अप्लाई करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो है, जैसे कि मून, सन या फिर कोई दूसरा प्लेनेट है या कोई स्टार है, उसका साइज पता करने के लिए, उसका डायमीटर रेडियस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाले कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। मतलब देखो छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा एप्लीकेटिव है। तो ये कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। सपोज ये आपका मून है, ठीक है, ये आपका मून है। तो यहाँ पर हमारे जो एंशियंट एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि लोग थे, उनके पास बहुत सारा साइंस एडवांस थी। तो वो लोग क्या करते थे, अर्थ पर बैठे बैठे बता देते थे कि भाई ये मून की रेडियस इतनी है, सन की रेडियस इतनी है। ये कैसे बताते थे ये लोग, यहाँ से कोई डिस्टेंस तो मेजर करने जाता नहीं था वहां पर, या वहां पर तो हम लोग कभी गए नहीं थे, हमने कभी कोई उस टाइम पर कोई सैटेलाइट नहीं बनाया था, ना ही कोई हमने कोई स्पेसक्राफ्ट बनाया था या कोई मिसाइल बनाई थी। तो फिर ये यहाँ से बैठे बैठे कैसे बता देते थे कि सन की और अर्थ की डायमीटर क्या है या फिर मून की डायमीटर क्या है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हाथ में एक छोटा सा कॉइन पकड़ के
इस तरीके से यहाँ पकड़ा जाता है सो दैट, एक मिनट, उसके पहले हम लोग एक चीज़ सीख लेते हैं। देखो अभी यहाँ पर अगर मुझे ये डायमीटर कैपिटल डी निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ मैं। कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 डी ए अपॉन 360, वेयर डी इज द स्मॉल डी क्या है यहाँ पर, पाए तो पता है अपने को, स्मॉल डी यहाँ पर ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई या ऑब्जर्वर, ये हमको पता होना चाहिए। और ये कैपिटल ए है हमारा एंगल सबटेंडेड। तो अब हमको डी तो सपोज कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग मेथड है। हमारे पूर्वज जो बहुत होशियार थे उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है जो आपके सिलेबस में नहीं, वैसे तो ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग ये अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ के थ्रू हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं। एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम लोग पता कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे कि अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल हमको सपोज ये डिस्टेंस पता है स्मॉल डी किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बीच में। अभी हमको क्या चाहिए, हमको एक एंगल चाहिए, एक ये हमारा जो एंगल सबटेंगुलर डिस्टेंस है इसको हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको पता करने के लिए एक कॉइन इस तरीके से यहाँ पर होल्ड किया जाता है सो दैट ये इस कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल, सपोज मून है तो इसको ये क्या करता है, कवर कर लेता है पूरी तरीके से। अब ये कवर कर लेगा, अब इस कॉइन का साइज तो हमको पता होगा, हम मेजर कर सकते हैं स्केल से, और फिर वहाँ से क्या करना है, हमारी आइस तक का एक डिस्टेंस मेजर कर लेना है और इसको इस डिस्टेंस से लेके, और ये जो हमारा जो सपोज हमने क्या कर लिया, जो भी हमारा ये कॉइन था उसकी हमने क्या किया, एक साइज ड्रॉ कर ली यहाँ पर, और हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया आइज और कॉइन के बीच में। सपोज ये यहाँ पर एक पॉइंट आता है, सपोज ये पॉइंट यहाँ आता है और ये हो गया इसका डिस्टेंस, तो ये एक अपने को ट्रायंगल मिलेगा। और फिर क्या करना है अपने को, ये वाला एंगल जो है इसको मेजर कर लेना है, तो हमको मिल जाएगा कैपिटल ए, मतलब जो एंगल सबटेंड कर किया जा रहा है वो एंगल मिल जाएगा। सब चीज़ें मिल गई यहाँ पर, स्मॉल डी मिल गया, कैपिटल ए मिल गया, इसको फॉर्मूले में पुट करो, पाई की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द डायमीटर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी हो। इसी तरीके से हमने पहले मून का डायमीटर कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद हमने मून का रेफरेंस लेकर हमने क्या किया, सेम एंगल पर सन का डायमीटर कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को हम उनकी डायमीटर और साइज पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये था इसका एप्लीकेटिव पार्ट। आपके बुक में ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई इसको बताना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे आज यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज। कॉन्केव लेंसेज भाई कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है मेडिकल इक्विपमेंट, डेंटिस्ट के पास जाते हो आप, उसके पास कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं, या ऐसे कुछ स्कैनर है, या जो आपका जेरोक्स मशीन्स है, सीडी प्लेयर है, इसमें ना लेजर लाइट का इस्तेमाल होता है। और लेजर लाइट को अच्छे तरीके से मैग्नीफाई और एम्पलीफाई करने के लिए कॉन्केव लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट कि वो प्रॉपर फोकसिंग दे पाए हमको उस लेजर लाइट का। तो ये कॉन्केव लेंस, जैसे कि हमको पता है कि कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। उसके अलावा पीप होल ऑफ द डोर, मतलब आपका जो ये आपका घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा होल होता है, वहाँ पर एक ये लेंस यूज़ किया होता है, सो दैट टू ऑब्जर्व द थिंग्स आउटसाइड, वाइडर एंगल मिलने के लिए हमको, हम दूर बहुत सारी चीज़ें हमारे घर के बाहर क्या चल रही है वो देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। उसके अलावा एप्लीकेशंस कहाँ पर होते हैं इसके, स्पेक्टिकल्स, जैसे कि हमको पता है नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए, ये हमारे पहले के पार्ट में हमने बताया है, नियर साइटेडनेस को ठीक करने के लिए, दूर की नज़र मतलब अगर किसकी कमज़ोर है तो उसको ठीक करने के लिए स्पेक्टिकल्स चश्मों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अलग अलग दूसरी चीज़ें हैं, टॉर्च। अब टॉर्च में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी यहाँ पे डायग्राम में बताया है। जैसे कि हमको पता है कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो यहाँ से बल्ब में से निकलने वाली जितनी भी ये यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक कॉन्केव लेंस यूज़ किया हुआ है। इसकी मदद से क्या करेंगे हम, जो भी लाइट यहाँ से आ रही है बल्ब में से उसको यहाँ पर क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, वाइडर एंगल पे डाइवर्ज करेगा, सो दैट वही लाइट एम्पलीफाई होकर हमको बहुत ज़्यादा स्पेस को कवर करके वो दिखाएगी। उसके बाद कहाँ आप यूज़ करते हो इसको, कॉन्केव लेंसेज को। उसके बाद आता है कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में। जनरली माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में क्या करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी पावर को इंक्रीज करने के लिए, मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए और ज़्यादा फोकसिंग पावर लाने के लिए हम लोग कभी कभी उसमें कॉन्केव लेंस का भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, उसका हम आगे देखेंगे कैसे होता है। तो ये हो गया यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस। उसके बाद आता है हमारा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर। इसके लिए पार्ट 2 देखना जरूरी है क्योंकि आपको रे डायग्राम समझनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला यूज होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब यहाँ पर क्या किया है हमने, एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे ले लो, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास का छोटा सा एक लेंस हमने ले लिया है और उसको हमने यहाँ पर एक मेटालिक ट्यूब में फिट कर दिया है।
और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस ग्लास स्टेज पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रखेंगे, छोटी सी माइन्यूट सी चीज़ रहेगी, उसको हम मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख सकते हैं। ये ग्लास का काम, ये जो यहाँ पे नीचे मिरर है, इसका काम है पूरा लाइट फोकस करना है यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ये जो ग्रूव्स है इसका इस्तेमाल करते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो इसको हम लोग, स्क्रू है अलग अलग, उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर रे डायग्राम अगर ऑब्जर्व करो तो ये जो पी क्यू है ये हमारा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर यू हमारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसको पी क्यू को हमने कहाँ प्लेस किया हुआ है, हमने प्लेस किया हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस F1 के बीच में। तो यहाँ पर हमारी जो रे डायग्राम है, हमने ऑलरेडी 6 केसेस देखे थे हमारे पार्ट 2 में, उसके अकॉर्डिंग रे डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो एक रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये देखो यहाँ पर ये पास ऑन हो जाती है कुछ इस तरीके से, और ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होती है दूसरे साइड पर। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेजेस देगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज देगा जो आपको स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ आप क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर एक इस पॉइंट पर ये दोनों भी रेस क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, और यहाँ से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस पर तो हमको हमारा अब इमेज मिल जाता है। तो ये इमेज अगर आप ऑब्जर्व करो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो मैग्नीफाइड है, मतलब आपको जितना ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा आपको इमेज मिलेगा, और ये वर्चुअल एंड रियल इमेज मिलेगा आपको, सॉरी वर्चुअल एंड नॉर्मल जो है उसका इन्वर्टेड नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपको कोई भी चीज़ अगर मैग्नीफाई करके देखनी है, छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना है, तो 20 टाइम्स तक मैग्नीफिकेशन हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से ले सकते हैं। इसमें एक सिंगल लेंस इस्तेमाल होता है, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो इस तरीके से हम लोग छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा छोटी चीज़, जैसे कि वायरसेस, आजकल देखा कोरोना वायरस है, आजकल वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, छोटी से छोटी चीज़ें हैं, उसको अगर हमको, सेल्स हो गए बॉडी के, कोई भी सेल्स हो गए, उसको अगर बड़ा करके देखना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है, सिंपल सा फ़र्क है कि भाई यहाँ पर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस इस्तेमाल करते थे, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम यहाँ पर 2 लेंसेस इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहला जो लेंस है हमारा ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आईपीस, और ये दोनों फिट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर ट्यूब में, मेटालिक ट्यूब के अंदर फिट किए जाते हैं, और ये इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रूव्स प्रेजेंट हेयर। तो इस ग्रूव्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं सो एज टू एडजस्ट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन है, इसका डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन आपको अगर आप 11th स्टैंडर्ड में साइंस लेते हो तो बहुत अच्छा है, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, फिलहाल आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 मेन पार्ट है इसके, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है आईपीस। दोनों का फोकसिंग पावर, दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो 3 ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको आप रोटेट करके एडजस्ट करके आप मैग्नीफिकेशन अलग अलग टाइप का इसमें वेरिएशन ला सकते हो। अब इसका रे डायग्राम देखें तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर देखिए ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पहले तो ऑब्जेक्टिव लेंस में से इसकी रेस पास होगी। अब ये रेस पास होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है। पास होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्ट होकर ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलेगी और यहाँ पर हमको एक उसकी इमेज मिलेगी। देखा जाए तो थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज है, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज है और थोड़ा सा मैग्नीफाइड है। सपोज यहाँ पर 5 टाइम्स हमको मैग्नीफिकेशन मिल जाता है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है हमारी आंखों को देखने के लिए। अगर किसी चीज़ की साइज बहुत कम है तो इतना हम नहीं देख सकते हैं, उसको और मैग्नीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, अभी दूसरा लेंस काम में आएगा, यहाँ पर आईपीस। अब ये जो इमेज बन गई पहले वाले ऑब्जेक्ट की, इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकेंड लेंस, दैट इज आईपीस। तो इस लेंस के लिए वो क्या करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से क्या हो रहा है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे आ गई, एक आ गई आपका ऑप्टिकल सेंटर में से, दोनों रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद देखा जाए तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, तो ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज। लेकिन अभी इसकी इमेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो क्या हुआ, यहाँ पर इस पॉइंट पर जाके वो इंटरसेक्ट होती है, और यहाँ से अगर आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, तो यू विल गेट द इमेज ऑफ द
प्राइमरी इमेज, मतलब ये थी आपकी प्राइमरी इमेज, ये थी आपकी सेकेंडरी इमेज। ये सेकेंडरी इमेज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो और मैग्नीफाई होके आपको मिलेगी, मतलब डबल टाइप, एक तरीके से डबल मैग्निफिकेशन मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग छोटी से छोटी चीज को डबल मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। जो चीज हम लोग वहां पर 20 टाइम्स जूम करके देख सकते थे, बड़ी करके देख सकते थे, अब यहाँ पर हम लोग इस चीज को 100 टाइम्स या मे बी 200 टाइम्स इसको हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये जो चीजें है ये है एक तरीके का एप्लीकेशन। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। कौन से वाले, कॉन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अलावा और कहाँ इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज, इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप्स में। टेलीस्कोप्स का जैसे कि आपको पता है कि बहुत अब जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, छोटी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे थे, अब हमको टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना है ऐसी चीज़ों को देखने के लिए जो बहुत दूर है हमसे। तो एक लगभग सेम है, इसमें लेंसेज दो इस्तेमाल होते हैं। टेलीस्कोप में भी दो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसमें भी दो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि अगर आप यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जर्व करोगे आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, तो इसका फोकल लेंथ कम है, मतलब ये थोड़ा सा ब्रॉडेंड है, थोड़ा सा मोटा सा लेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस। और अगर आप टेलीस्कोप के केस में ऑब्जर्व करोगे तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये थोड़ा सा पतला होता है, एक शॉर्टेंड। इसकी जो फोकल लेंथ होती है, प्रिंसिपल फोकस होता है, ये बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है, ये इन्फिनिटी पर होता है ऐसा बोल सकते हो आप। तो ये थोड़ा सा फ्लैटेंड वाला आपका जो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगर टेलीस्कोप की बात करें तो हम लोग आजकल दो तरह के टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्जर्व द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। वैसे तो टेलीस्कोप का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए दो तरीके के टेलीस्कोप यूज करते हैं। पहला होता है रिफ्रैक्टिंग, दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग मतलब इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेंसेज, जो कि रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो लेंसेज में हम लोग दोनों तरीके के लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी। प्रिंसिपली यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, कॉनकेव लेंसेज भी कुछ कुछ टेलीस्कोप में देखने को मिल जाते हैं फॉर प्रॉपर मैग्निफिकेशन। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मतलब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स, रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके। जिस प्रिंसिपल पर वो काम करता है, टेलीस्कोप काम करता है रिफ्लेक्शन के बेसिस पर, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये दो तरीके के टेलीस्कोप हो गए। अब इसकी रे डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है फिर भी, वैसे तो एक्चुअली प्रैक्टिकली ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो चीज़ है कितनी दूर है अपने को पता नहीं है। तो सपोज इन्फिनिटी से यहाँ पर ये लाइट रेज आ रही है, तो पहले ऑब्जेक्टिव लेंस में पास होगी, रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करेगी, एक छोटी सी इमेज बनाएगी। बहुत बड़ी चीज़ है, कोई दूर है कहीं पे तो भी है, पता नहीं दूर है बहुत। यहाँ पर इमेज बनी, फिर ये इमेज एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी फॉर आवर आई पीस, दूसरे वाले लेंस के लिए। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करो, और यहाँ पर कहीं पर तो भी बहुत दूर जाके ये क्या करेगी, वहाँ पर इंटरसेक्ट होगी। और वहाँ से अगर हम यहाँ ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको हमारा इमेज जो है उसका साइज हमको पता चल जाएगा। लेकिन एक्जैक्टली हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत दूर जाकर इंटरसेक्ट होती है, तो ये हम पेपर पर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे इसकी रे डायग्राम। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये दूसरे लेंस के बाद एक तीसरी लेंस आती है, हमारी आंखों की जो लेंस होती है। हमारी आंखों में भी लेंस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई में, ह्यूमन आई में हमने डिस्कस किया था। आंखों में भी हमारे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस फोकसिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, ये रेज जो यहाँ से आ रही है, इन रेस को रेटिना पर फोकस कर देगा और एक इमेज बना के हमको दे देगा। मतलब कितनी भी कोई दूर चीज हो हम उसको देख पाएंगे वी बाय यूज ऑफ टेलीस्कोप। तो ये हो गया टेलीस्कोप। उसके अलावा कॉन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमारा कैमरा है, प्रोजेक्टर है, उसके अलावा स्पेक्ट्रोफोटोग्राम है। स्पेक्ट्रोफोटोग्राम के एप्लीकेशंस बहुत अलग ही ये फील्ड है, ये आपका एप्लीकेटिव पार्ट है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। तो आप इसके एप्लीकेशंस पता है आपको कि क्या होता है। माइक कैमरा पता है क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फोटोज़ लेना है। प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ को हम लोग मूवी देखना है कुछ भी। उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं हम, हमारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैटर जो है जितना भी, उसको हम लोग उसकी फोटोग्राफ लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोग्राम का। अब नया कंसेप्ट है परसिस्टेंस ऑफ विजन, हमारा अगला चीज़ है, अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस मतलब क्या है, यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग है कि कुछ समय के लिए वो वैसा का वैसा दिखता है,
मतलब हमारा देखो एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, दो कॉइन इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ने हैं और उसको लेफ्ट राइट आजू बाजू शेक करना है। अगर आप शेक करोगे, करके देखना इसको प्रैक्टिकली, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको यहाँ पे 3 कॉइन का इल्यूजन दिखेगा। एक इल्यूजन होता है आंखों को कि यहाँ पर 3 कॉइन है, ठीक है, ऐसा होता है, आपको ऐसे दिखने को प्रैक्टिकली मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पर एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक आप क्या करो, छोटा सा कार्डबोर्ड सर्कुलर कट कर लो, एक साइड पर आप क्या कर लो, उसका एक केज ड्रॉ करो, एक पिंजरा ड्रॉ करो, दूसरे साइड पर मंकी का स्टिकर लगा दो इस तरीके से, और एक रबर दोनों साइड से रबर बैंड बांध लो, उसको रोटेट कर लो और उसको स्ट्रेच करो तो वो घूमेगा। अब घूमेगा तो क्या होगा, आपको ऐसा इल्यूजन होगा कि ये मंकी केज के अंदर है। तो इस चीज को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब हमारी आंखों में कोई भी चीज हम जब देखते हैं और वहां से हम अपना आई शिफ्ट करते हैं दूसरी चीज पर, तो जो पहले वाले चीज की इमेज है हमारी रेटिना के ऊपर, वो कुछ समय के लिए एज इट इज वहां पर परसिस्ट होती है, रिटेन होती है, और वो टाइम है 1/16 ऑफ अ सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जितना समय होता है उसका 16वां भाग अगर आप करो तो उतने समय के लिए किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी रेटिना पर परसिस्ट करती है। तो अगर हमने कोई चीज वापस इस तरीके से, अगर कोई मोशन होता है तो हमको, अगर हम कोई चीज को इससे कम समय में अगर हम शिफ्ट करते हैं अपना आई को, अगर हम अपने विजन को, आंखों को इस सेकेंड के 16वें भाग से भी कम समय में कंटिन्यूअसली शिफ्ट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हमको ये इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसका एक एग्जांपल है मेरे पास, ये देखो। अब इस इमेज में आप देख सकते हो ये GIF है। यहाँ पर हमने 11 फोटोज लिए हैं और उसको 1/16 ऑफ अ सेकेंड की स्पीड से हमने फ्रेम्स को चेंज किया है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो हॉर्स है वो भागता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली में नहीं भाग रहा है, भागता हुआ दिख रहा है। तो अलग अलग हमने क्या किया है, यहाँ पर पोजीशंस में हॉर्स की फोटोज ली है, उसको फ्रेम्स को रन करेंगे तो हमको इल्यूजन होता है कि वो हॉर्स भाग रहा है। तो ये हो गया आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट एक चीज आखिरी में एक बचती है इसमें, हाउ डू वी परसीव डिफरेंट कलर्स। हमको अलग अलग चीजें, अलग अलग कलर्स क्यों दिखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई में हमने बात की थी कि हमारी जो आंखों की रेटिना है, जो पीछे स्क्रीन होती है ना रेटिना, ये रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं 2 तरह के। तो पहले होते हैं रॉड सेल्स। यहाँ पर जो आपको ग्रे कलर के दिख रहे हैं सारे ये रॉड सेल्स है। और जो अलग अलग कलर के ये डंबल टाइप दिख रहे हैं ये सेल्स है आपके कोन से, सॉरी उल्टा बोल दिए, हाँ कोन सेल्स है। रॉड सेल्स ग्रे वाले हैं और जो अलग अलग कलर के हैं वो कोन सेल्स है। तो इनका फंक्शन क्या होता है आंखों में, तो रॉड सेल क्या करते हैं, हमको अलग अलग ब्राइटनेस का लाइट दिखाते हैं। जैसे हम लोग फोन में क्या करते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं ना, किसी भी ब्राइटनेस ज़्यादा है कम है एडजस्ट करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को एडजस्ट करते हैं। तो हमारी आंखों में किसी भी चीज़, कोई चीज़ अगर कोई, जैसे 2 कलर आपको दिखा दिए जाए, एक लाइट पिंक है और एक डार्क पिंक है, या लाइट ग्रीन है या डार्क ग्रीन है, तो उसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाते हैं, इंटेंसिटी उसमें से अलग अलग लाइट की, सेम लाइट आ रहा होता है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग होती है। तो वो डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, रॉड सेल डिटेक्ट करता है कि भाई कौन सी इंटेंसिटी के साथ लाइट आ रही है, डिम है, लाइट ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का काम कौन करता है, हमारा रॉड सेल्स का काम होता है। कोन सेल्स का क्या काम होता है, जैसे कि आप देख सकते हो अलग अलग कलर के यहाँ पर सेल्स है, तो इनका काम क्या होता है कि अलग अलग कलर्स को डिटेक्ट करना, कि भाई कोई चीज की लाइट, ब्लू कलर की लाइट आ रही है। जैसे हमने पहले भी बात की थी किसी भी चीज को कलर क्यों होता है, पहले की वीडियोस में हमने बात की है।
तो वो लाइट की इंटेंसिटी वहां से रिफ्लेक्ट होती है, वो हमारी आंखों में जाती है। उस टाइप का जो उस लाइट की इंटेंसिटी या उस टाइप की वेवलेंथ के जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो चार्ज अप हो जाते हैं। सपोज यहाँ पर हमारी आंखों में आ जाती है ये येलो लाइट। येलो लाइट नहीं लेते हैं यहाँ पर क्योंकि हमारी डायग्राम में नहीं है। सपोज यहाँ पर आ गई ब्लू लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आंखों में आ रही है, बहुत सारी ब्लू लाइट आ रही है, ये हमारी रेटिना पर जाएगी। रेटिना पर अब कौन से सेल एक्टिवेट होंगे, ये ब्लू वाले जो हमारे कोन सेल्स है, ये जो हमारे ब्लू वाले कोन सेल्स है ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे ब्रेन को, और ब्रेन उसको एनालाइज करके इमेज बनाएगा। तो इस तरीके से ये कोन सेल्स और रॉड सेल्स काम करते हैं। इसलिए हमको कोई भी चीज कलरफुल चीजें दिखती है, हमको ये वर्ल्ड हम कलर्स में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस नाम का एक कंसेप्ट आता है। तो होता क्या है, किसी किसी लोगों को क्या होता है, ब्लू कलर नहीं दिखता है अच्छे से या रेड कलर नहीं दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाय जेनेटिकल डिफॉल्ट और बाय द कोर्स ऑफ टाइम और ड्यूरिंग सम एक्सीडेंट होता क्या है, ये जो कोन सेल्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। ये कोन सेल अगर डैमेज हो गया पर्टिकुलर कलर का, तो वो क्या करता है, उसको वो बाकी की चीजें दिखना बंद हो जाती है, वो कलर की चीजें दिखना बंद हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कि एक पर्टिकुलर कलर का जो कोन सेल है वो डिफेक्टिव हो गया, फॉल्टी हो गया, जिसकी वजह से वो कलर उसको दिखता नहीं है। तो इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। बाकी की सब चीजें उसको दिखेगी क्लियरली, सब अच्छे से दिखेगा, सिर्फ वो कलर की एक चीज नहीं दिखेगी उसको अच्छे से, तो इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बचते हैं, वो हम देखेंगे कि डिस्कस करेंगे किसी एक पार्ट में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।